हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन, और फिजिकल केमिस्ट्री में जो यूनिट हम स्टार्ट कर रहे थे वो थी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 6 लेक्चर चल रहा है। और आज के 6 लेक्चर पे जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आपका लिपमैन इक्वेशन एंड इट्स डेरिवेशन। ओके, तो देखो ना, फर्स्टली अगर मैं आपको बोलूं, लिपमैन इक्वेशन तो बहुत इजी है। आपको मैं ये भी बता दूंगी इक्वेशन आपको क्या चीज बता रही है, क्या इसका यूज है, ये सारी चीजें तो हम डिस्कस करेंगे। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन। इसका जो डेरिवेशन है, अगर मैं आपको सिंपली ये बोलूं कि अगर आपको इसका डेरिवेशन देखने को मिला है तो आपने देखा होगा ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा लेंथी है। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा लेंथी वाले डेरिवेशन को अपने माइंड पे रखना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर पर्सनली ये ट्राई करूंगी कि आपको मैं डेरिवेशन कुछ स्टेप वाइज समझाऊं, जिसकी वजह से आपके डेरिवेशन आपके माइंड पे रह जाए। ठीक है, पर्सनली मैं ट्राई करूंगी, होप आपको समझ में आए। ठीक है, तो हमने क्या, ये सारी की सारी चीजें हमने आज के लेक्चर पे डिस्कस करनी है। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि लिपमैन इक्वेशन होती क्या है। ओके, अब हुआ क्या था, देखो मैं आपको ऐसे बताती हूँ। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था, यानी कि 5th लेक्चर पढ़ा था, वहां पर हमने इलेक्ट्रोकैपिलरिटी पे बात की थी। ठीक है, तो वहां पर भी मैंने आपको थोड़ा लिपमैन इक्वेशन के बारे में थोड़ा कुछ बताया था। अगर आपने नहीं देखा है देन डोंट वरी, मैं आपको यहाँ से शुरू से स्टार्ट कराती हूँ। ठीक है, हुआ क्या था ना, लिपमैन इक्वेशन कहाँ से आई, पहले मैं आपको ये बताऊं। देखो, हुआ ये था, आपकी जो लिपमैन इक्वेशन है, यहाँ पर जो ये लिपमैन है ना, ये केमिस्ट का नाम है जिसने ये इक्वेशन को फर्स्टली ऑब्जर्व किया था, जिसने ये इक्वेशन को डिराइव किया था। ठीक है, अब ये केमिस्ट ने देखा क्या, इन्होंने ये देखा कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, सपोज मैंने क्या इसका हाफ सेल दिखाया, इसके दूसरी साइड एक और सेल होगी, बट हमने उस सेल पे बात नहीं करनी है। हमने जिस एक हाफ सेल की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि ये जो आपकी हाफ सेल होती है ना, इन्होंने बोला कि आपने एक बीकर लिया, मतलब हाफ सेल बनाना चाहा, आपने एक बीकर लिया, उसमें अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला। अब आपको ये सारी चीज बेसिक चीजें तो पता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, हम लास्ट के लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या डाला, एक इलेक्ट्रोड डाला। ओके, अब हुआ क्या, अगर मैं आपको ये चीज भी बताऊं कि ये जो आपके लिपमैन थे, इन्होंने जब फर्स्ट टाइम ये अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, यहाँ पर जो इन्होंने इलेक्ट्रोड की रॉड ली थी, वो आपकी किसकी ली थी, डॉप्ड मरकरी की ली थी। ठीक है, तो ये चीज आप बस अपने माइंड पे रखिएगा कि यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोड रॉड ली थी, आपने आपने नहीं, आपके केमिस्ट ने जो यहाँ पर को रॉड ली थी इलेक्ट्रोड की, वो आपकी पर्टिकुलरली किसकी थी, डॉप्ड मरकरी की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे आप अपने इलेक्ट्रोड को क्या है, अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो होता क्या है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ये वाला पोर्शन जो होता है इंटरफेस, जहां पर को क्या है, आपके इलेक्ट्रोड और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या आपस में कांटेक्ट में आता है, इस पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, ये इंटरफेस में इन्होंने क्या 3 टाइप के वेरिएबल्स को ऑब्जर्व किया। वो वेरिएबल्स क्या क्या थे, पहला था आपका इंटरफेशियल टेंशन, दूसरा था आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और तीसरा था आपका चार्ज एट मरकरी सॉल्यूशन। ओके, तो इन्होंने क्या किया ना, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि आपके जो ये लिपमैन केमिस्ट थे, इन्होंने एक इक्वेशन डिराइव की जिसमें इन्होंने ये तीनों वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करा। कितना इजी था। इन्होंने क्या किया था, इनिशियली अगर आप देखेंगे, इन्होंने एक मतलब वो लिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब एक हाफ सेल की बात इन्होंने यहाँ पर को की। दूसरी सेल में भी यही चीज होगा, बट एक हाफ सेल के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो हाफ सेल है, आपको पता है, आप नीचे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालेंगे और इसमें एक इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे। ओके, और यहाँ से कंडक्टिंग वायर लगा के बैटरी वगैरह अटैच कराएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे आपका इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, तो इसका इस पोर्शन को तो आप बोलते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस में इन्होंने 3 वेरिएबल्स को ऑब्जर्व किया। कौन कौन सी, एक होता है इंटरफेशियल टेंशन, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा होता है आपका चार्ज एट मरकरी सॉल्यूशन। इन्होंने ये तीनों वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करके एक इक्वेशन दिया, और उसी इक्वेशन को आप बोलते हैं लिपमैन इक्वेशन, और उसी इक्वेशन को आपने यहाँ पर को डिराइव कराना है। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलेंगे इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, तो ये चीज भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो, होता क्या है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में ले जाऊं, तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर पे भी बोला था, सपोज मैं बोलूं ये जो आपकी इलेक्ट्रोड है, ये आपकी जो रॉड बनी है वो आपकी जिंक की बनी है। ठीक है, Zn की रॉड है, और ये सॉल्यूशन आपका किसका है, ZnSO4 का, मैं सपोज बोल रही हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर हमने क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने वो ट्रिक याद की थी लोन वाली, कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, और आपका जो ऑक्सीडेशन होगा, जब भी आप Zn का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कैसे ब्रेक होगी, Zn ऑक्सीडाइज होकर Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाती है। ओके, तो होता क्या है कि ये जो Zn होती है, जैसे अपने सॉल्यूशन में टूटती है, यानी कि ZnSO4 के सॉल्यूशन में टूटती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर को क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन आपके पास आ जाते हैं।
और ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, रॉड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी रॉड क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रोड है, जो आपकी रॉड है, वो तो नेगेटिव चार्ज है, बट आपका सॉल्यूशन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब होता क्या है ना, इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है ना, इंटरफेशियल टेंशन मतलब इंटरफेशियल तो आप समझ गए, इंटरफेशियल मतलब इस फेस की बात कर रही है, जहां पर आपका इलेक्ट्रोड किसके साथ आ रहा है, किसके साथ कंबाइन कर रहा है, किसके कांटेक्ट में आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहा है, इसे बोलते हैं इंटरफेस। और टेंशन मतलब क्या हो गया, फोर्स की बात कर रहा, यानी कि क्या होगा कि इस इंटरफेस में क्या होगा, आपकी जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो आपके रॉड में इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज आयन है, और आपके सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आयंस है, इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, इनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो इंटरफेस में आपकी पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, तो आपको पता है दो चार्ज मतलब दो टाइप के चार्ज जब आपकी सेपरेट होते हैं, तो उनके बीच में एक डिफरेंस जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसे पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ बात की, और चार्ज तो आपका चार्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर को इस फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने ये तीन वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करके एक इक्वेशन डिराइव की, उसी इक्वेशन को आप बोलते हैं लिप्टन इक्वेशन। ओके, अब ये इक्वेशन आपको क्या चीज बताती है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के थ्रू आप ये इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेस जो है ना, ये इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेस जो है, ये वाला पोर्शन ये इंटरफेस है, यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस है, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज है, तो हम इसे इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेस बोलेंगे। तो इस इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेस का थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करने में ये इक्वेशन आपको हेल्प करती है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर को थ्योरी के फॉर्म में लिखी है, जो कि आपको एग्जाम में लिखनी है, और नोट्स पर्पस के लिए आप इसे शेयर, मैं आपको इसे शेयर कर देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक डाल देती हूँ, आप वहां से इसको क्लिक कीजिएगा, मैं आपको मेल वापस से शेयर कर दूंगी इस पीडीएफ का, इसकी पीडीएफ का। ओके, तो देखो यहाँ पे थ्योरी पे क्या लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि लिपमैन इक्वेशन आपको क्या बोलती है, लिपमैन इक्वेशन इज अ इक्वेशन डिराइव बाय ए केमिस्ट लिपमैन। ओके, लिपमैन आपके केमिस्ट थे, उन्होंने ये इक्वेशन डिराइव की, जो कि आपको क्या एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच की रिलेशनशिप, इंटरफेशियल टेंशन, potential difference and charge at a mercury solution at a interface on a thermodynamic basis। ये सारी चीजें किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करता है, थर्मोडायनेमिक बेसिस पे। यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन आपको क्या करता है, किस चीज से डील करता है, ये आपकी इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेस के थर्मोडायनेमिक्स से डील करता है, यानी कि इस इंटरफेस में क्या क्या थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती है कौन, लिपमैन इक्वेशन। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये इक्वेशन कैसे दिखती है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखा जाता है, और इसी इक्वेशन को हमने नीचे डिराइव कराना है। तो ये इक्वेशन क्या है, तो देखो ये है आपका डी गामा। ओके, अब ये गामा क्या होता है, गामा होता है आपका इंटरफेशियल टेंशन, इंटरफेशियल टेंशन को आप गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी गामा मतलब चेंज इन गामा, डी मतलब चेंज कितना है उसी को तो हम कहते हैं, डी मतलब स्मॉल चेंज की तो बात करते हैं हम लोग, तो डी गामा मतलब इंटरफेशियल टेंशन में कितना चेंज आया, अपॉन डीवी मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंज आया, ये किसके इक्वल होता है, माइनस क्यू एम के इक्वल होता है, यानी कि चार्ज के इक्वल होता है, माइनस चार्ज के इक्वल होता है। माइनस चार्ज मतलब ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू आप नेगेटिव में लेने वाले हैं। ओके, ऐसा नहीं कि चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है, ऐसी बात नहीं कर रहा, माइनस चार्ज मतलब आपकी जो चार्ज की वैल्यू है वो माइनस में। ओके, और देख सकते हैं आप यहाँ पर को देखो, अगर मैं आपको ये इक्वेशन साफ साफ दिखाऊं, तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर को हमने जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है, यानी कि डी गामा अपॉन डीवी, इनके नीचे लिखा है एट अ कांस्टेंट कंपोजिशन। हम ये उस टाइप के सिस्टम की, उस टाइप की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको कंपोजिशन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब आपका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा। इट मींस हम लोग किस टाइप के सिस्टम की बात कर रहे हैं, किस टाइप के सिस्टम की बात करें, जहां पर को कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब कंपोजिशन चेंज नहीं होना मतलब समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह की बात करें कि आपके सिस्टम में कोई भी पार्टिकल चेंज नहीं हो रहे, नंबर ऑफ पार्टिकल आपकी चेंज नहीं हो रहे, आपका कंपोजिशन कांस्टेंट है उस सिस्टम का, उस केस में ये इक्वेशन आपकी डिराइव की गई है, और आपने ये इक्वेशन के लिए डेरिवेशन दिखाना है। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये है आपकी लिपमैन इक्वेशन। आपको ये लिपमैन इक्वेशन समझ में आए ना, ये तीन वेरिएबल्स, अब आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सी वेरिएबल, इंटरफेशियल टेंशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा, ये हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, और आपका हो गया चार्ज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ओके, ये इक्वेशन को आपस में रिलेट करने के लिए आपको लिपमैन इक्वेशन दी गई थी, जो कि आपका इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेस की थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन
करता है, इतनी सी बात है। इतनी चीज क्लियर आई। अब मैं आपको डेरिवेशन एक्सप्लेन कराती हूँ, आप जस्ट यहाँ पर देखिए, ठीक है। देखो हम डेरिवेशन कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज मैंने जैसे आपको बोला कि मैं पर्सनली ट्राई कराऊंगी कि आपको कुछ ऐसे स्टेप से मैं चीजों को समझाऊं कि आपके माइंड पे चीजें रहें, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान पर रखनी है कि ये जो आप अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे वो किसके कहाँ से स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ लगा के। कैसे, तो आप ये चीज माइंड पर रख सकते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि ये इक्वेशन भी आपको क्या बताती है, ये आपको इंटरफेशियल मतलब ये आपका जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है इसका थर्मोडायनेमिक्स बताती है। तो हमने जो इसके लिए डेरिवेशन करना है वो स्टार्ट भी किससे करना है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से करना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप है जिसपे आप क्या कराएंगे, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ लगाएंगे, ठीक है। अब ज्यादा अंदर हमने लॉ वगैरह में घुसना नहीं, हमने जिस इक्वेशन को वहां से उठाना है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या डेरिवेशन में, सबसे पहले ये बोल रहा है कि जैसे हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ देखें तो फर्स्ट लॉ हमें क्या है, टोटल एनर्जी का इन्फॉर्मेशन देता है, टोटल एनर्जी की इक्वेशन देता है जो कि किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डीई यानी कि चेंज इन टोटल एनर्जी वो किसके इक्वल होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू के इक्वल होता है। ये तो आपको पता है। तो आपने ये इक्वेशन यहाँ पर को सीधे पुट कर दी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको दो वैल्यू दिख रही है, एक है डी क्यू एक है डी डब्ल्यू। अब आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यू की मतलब ये दोनों पॉइंट की, ये दोनों वेरिएबल की यहाँ पर को वैल्यू पुट कर देना है कि डी क्यू की एक वैल्यू पुट करेंगे, डी डब्ल्यू की एक वैल्यू पुट करेंगे। अब आप बोलेंगे ये वैल्यू कहाँ से आएंगी, तो ये वैल्यू भी क्या आएंगी, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से ही आएंगी। कैसे, अगर आप क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, फर्स्ट लॉ पे तो आपने ये इक्वेशन निकाली, अगर आप अब क्या करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बताता है, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी के बारे में बताता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है कि चेंज इन एंट्रोपी यानी कि डीएस किसके इक्वल होता है, चेंज इन चार्ज यानी कि डी क्यू अपॉन टी के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस डी क्यू की वैल्यू। तो डी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगा, टीडीएस के इक्वल होगा। आपने टी को यहां भेज दिया और डिफरेंशिएशन में कौन है, एंट्रोपी है, तो आपने क्या लिखा, डी क्यू इज इक्वल टू टीडीएस। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को उठा के बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना आसान था। अब आप बोलेंगे ये dw की वैल्यू कहां से आएगी, तो देखिए dw की वैल्यू भी आपको थर्मोडायनेमिक्स से मिलती है। तो यहां पर आपने डायरेक्टली ऐसा बोल देना है कि dw इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, माइनस पी डीवी। तो थर्मोडायनेमिक्स तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वही चीज यहाँ पर बोल रखा है कि dw की वैल्यू आपको कहां से मिलगी, यहां से मिलगी, जो कि किसके इक्वल है, माइनस पी डीवी के इक्वल है। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये दोनों वैल्यू को dq की वैल्यू और dw की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर को डीई की एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हो गई टोटल एनर्जी की वैल्यू, डीई इज इक्वल टू टीडीएस। अब यहाँ प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होगा, टोटल माइनस। तो आपने लिखा माइनस पीडीवी, इतनी चीज क्लियर आई। तो ये आपने टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो ये कितना आसान था, समझ में आया। लेकिन ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे फिनिश नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो ये जो हमने टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाली ना, वो एक क्लोज सिस्टम के लिए निकाली, ठीक है। अब आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स तो अब आपकी सिस्टम सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी लाता है और ये भी बोलता है कि सिस्टम भी आपके अलग अलग टाइप के, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम। तो हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन निकाली हमने, ये एनर्जी की इक्वेशन निकाली, वो फॉर अ क्लोज सिस्टम निकाली। अब हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर अ ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम के लिए इक्वेशन कैसे बनेगी, तो ये भी बहुत आसान है, ये हम इसी के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, पहले स्टेप के साथ ही ऐड कर रहे हैं कि अब हमने क्लोज सिस्टम के लिए तो एनर्जी की निकाल दी वैल्यू, अब हमने ओपन सिस्टम के लिए निकालनी है, जो कि काफी इजी है, ठीक है। अब आप देखो, एक चीज बताइए पहले, ओपन सिस्टम क्या होता है, आपको पता है ना, माइंड पे है छोटी सी चीजें। तो देखो ना ओपन सिस्टम क्या होता है, देखो हम अगर ये बोले कि ये मेरा एक सिस्टम है, ओके, और ये मेरा इसके सराउंडिंग में क्या है, ये इसका एनवायरमेंट है, यानी कि ये सराउंडिंग है, ये मेरा सिस्टम है, ओके। अब ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो खुद से क्या है, एनर्जी को तो ट्रांसफर करे, साथ ही साथ मैटर को भी ट्रांसफर करे, ठीक है। ये एनर्जी के साथ साथ मैटर को भी ट्रांसफर कर सकता है। अब देखो ना, मैटर में हम किसको इन्वॉल्व करते हैं, मैटर मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हम लोग ये बात कर सकते हैं। तो होता क्या है, जब भी हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ओपन सिस्टम में क्या है कि आपका जो ये सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ क्या है, अपने पार्टिकल्स को भी चेंज कर सकता है। इतनी चीज क्लियर आई। तो होगा क्या, ये चीज जस्ट अपने माइंड पे समझने के लिए ऐसे पुट कर दीजिए कि ओपन सिस्टम में क्या है, आपके पार्टिकल भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, अब आपने क्या करना है, ओपन सिस्टम के लिए एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ना, एनर्जी की वैल्यू तो यही रहेगी, बट इन वैल्यू के साथ आपने दो तीन वैल्यू को
और ऐड करना होगा, यहाँ पर को कुछ वैल्यूज को ऐड करना होगा, ठीक है। मैं ऐड मतलब यहाँ पॉजिटिव का साइन नहीं आएगा, आएगा तो नेगेटिव का साइन, बट क्या वैल्यूज होंगी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो जैसे मैंने बोला कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, आपके क्या होता है, पार्टिकल्स, आपके जो पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में आ जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, मैं अगर अपने पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट करूंगी, एन आई से, मतलब पार्टिकल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, मतलब हम लोग एन आई की बात करते हैं पार्टिकल जब हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है पार्टिकल, एक नंबर का पार्टिकल, दो पार्टिकल, तो ऐसा हम बोलते नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन आई, ठीक है। तो होगा क्या कि एन आई नंबर का, एन आई मतलब क्या हो गया, मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल की बात यहाँ पर को मैं कर रही हूँ। अब होगा क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे चेंज हो सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ये चीज समझ में आई। तो मैं ये क्या बोल सकती हूँ कि मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो चेंज के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं, डी की बात करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डी एन आई। तो डी एन आई मतलब कि फॉर अ ओपन सिस्टम हमारे पास एक नया वेरिएबल आता है जिसे हम बोलते हैं डी एन आई। डी एन आई मतलब कि ओपन सिस्टम में मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन के साथ एक और वेरिएबल को ऐड करूंगी जो होगा मेरा डी एन आई। पहली चीज समझ में आई। अब आपने डी एन आई ऐड कर दिया, इसके साथ एक और वेरिएबल, आपने दो वेरिएबल को ऐड करना है, ठीक है। इस इक्वेशन में और दो वेरिएबल को ऐड करेंगे, एक तो हमारा डीएनआई हो गया, अब एक और वेरिएबल है, वो क्या होगा, वो होगा आपका केमिकल पोटेंशियल। अब आप बोलेंगे केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल मतलब एनर्जी, चेंज इन एनर्जी पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर आपकी क्या है, अगर आपकी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका केमिकल पोटेंशियल जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे हमने बोला ना, केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है पर मोल ऑफ सब्सटेंस। तो ओपन सिस्टम में क्या है, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल भी आप बोल सकते हैं, वो चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होगी। तो देखो मैंने एक सिंपल ऐसा फॉर्मेट में लिखा है ताकि आपको याद रहे, ये चीज आप देख के, कलरफुल देख के आपको याद रहे कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, हमारे क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल एनआई भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो हम इसे डीएनआई बोल सकते हैं। अगर हमारा डीएनआई यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहा है, तो हमारी केमिकल पोटेंशियल जिसे हम न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी हमारे चेंज होगी, समझ में आ रहा है, ये वैल्यू भी हमारी चेंज होगी। अब जो न्यू है यानी कि केमिकल पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए कर रहे हैं, तो हम इसे न्यू आई बोलेंगे, ठीक है। तो अब हमारे क्या होगी, हमारे पास ये दो वेरिएबल आ गई जो हमने ओपन सिस्टम के लिए जब हम एनर्जी निकालेंगे उन्हें ऐड करेंगे, तो एक वेरिएबल तो हमारा डीएनआई हो गया, एक हो गया न्यू आई। तो इन दोनों को बस आप यहाँ पर को पुट कर दो, जो इक्वेशन आपको मॉडिफाइड फॉर्म में मिलेगी वही होगी आपकी टोटल एनर्जी की इक्वेशन फॉर अ ओपन सिस्टम। समझ में आया हमने क्या बोला? आपको बस माइंड पर याद रखना है कि आपने ये दो वेरिएबल्स को यहाँ ऐड कर देना है, क्योंकि हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओपन सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल वरी कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल वरी कर सकते हैं तो हमने बोला कि नंबर ऑफ पार्टिकल किस पे डिपेंड करते हैं, केमिकल पोटेंशियल, मतलब ये इस पे डिपेंड नहीं करते, ये इस पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हमारी जो मॉडिफाइड इक्वेशन होगी फॉर अ एनर्जी, टोटल एनर्जी की फॉर अ ओपन सिस्टम, वो क्या होगी? तो देखो सब कुछ तो सेम है, डी इज इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी, बट आपने क्या किया, आपने नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए सारी चीजें बता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, समीशन ऑफ किसका, न्यू आई आपने लिखा है, देखो न्यू आई, और उसके साथ साथ क्या है, डी एन आई, तो आपने लिखा न्यू आई और डी एन आई, न्यू आई डॉट डी एन आई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है, न्यू आई इंटू डॉट एन, सॉरी, न्यू आई डॉट डी एन आई, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको मिली, तो ये इक्वेशन आपकी किसके लिए होती है, ये होती है आपकी टोटल एनर्जी इक्वेशन फॉर अ ओपन सिस्टम। इतनी चीज क्लियर आई? और आपने ये इक्वेशन को आगे लेते हुए क्या करना है, अपनी ये वैल्यू को यानी कि लिपमैन इक्वेशन की वैल्यू को निकालना है। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये पहला स्टेप आपको समझ में आया, तो पहला स्टेप आपने यही चीज अपने माइंड पर रखना है, पहले आपने थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करना है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को अप्लाई करके अपनी इक्वेशन को सॉल्व करके एनर्जी की वैल्यू निकालना है। तो ये जो एनर्जी की वैल्यू आई वो आपकी क्लोज सिस्टम की आई, और आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, वो हमारा क्लोज सिस्टम जो है वो हमारा एक ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम के लिए हमने क्या है, तो ओपन मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओपन सेल है तो मतलब ओपन सिस्टम है, तो हम ओपन सिस्टम की रिस्पेक्ट में बात करेंगे, क्लोज सिस्टम से तो मतलब ही नहीं है। बट क्लोज सिस्टम का निकालना जरूरी था क्योंकि यही इक्वेशन को हमने फर्दर मॉडिफाई करना होता है। तो क्लोज सिस्टम के लिए एनर्जी निकाली, फिर हमने ओपन सिस्टम के लिए एनर्जी निकाली, तो पहला स्टेप हमारा यहीं पर खत्म होता है। इतनी चीज क्लियर आई? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप में, ठीक है। अब ये जो सेकंड स्टेप है ये क्या बताता है आपको, यहाँ पर देखिए, ठीक है। देखिए सेकंड स्टेप में हमने क्या काम करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप का याद रहा ना,
हमने एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी फॉर अ ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, ठीक है, मतलब पहले क्लोज सिस्टम के लिए देन ओपन सिस्टम के लिए, ठीक है। अब जो ये सेकंड स्टेप रहेगा ना, सेकंड स्टेप पे जो हम जो भी बात करेंगे वो वर्क डन से रिलेटेड करेंगे। किससे रिलेटेड करेंगे? वर्क डन से। तो याद रखना कि सेकंड स्टेप में हमने वर्क डन से रिलेटेड काम करना है। अब ये आप कैसे याद रखेंगे? तो कुछ भी आइडिया लगा लीजिए। जैसे मैं आपको ऐसा आइडिया बोलूं कि देखो, हमने जब पहले स्टेप में बात की थी, पहले स्टेप पे जब हम एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे थे, तो हमने फर्स्ट लॉ तो लगाया था। फर्स्ट लॉ में हमने क्या है, डी क्यू की वैल्यू को पुट करना था, डी डब्ल्यू की वैल्यू को पुट करना था। तो डी क्यू की वैल्यू हमें कहां से मिल गई थी? सेकंड लॉ से मिल गई थी। लेकिन डी डब्ल्यू की वैल्यू हमें कोई थर्ड लॉ फोर्थ लॉ से नहीं मिली थी। हमने क्या किया था, हमने डी डब्ल्यू की वैल्यू को कहीं और से, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर से, बट कहीं और से पुट किया था। तो ये डी डब्ल्यू एक अलग टाइप की क्वांटिटी, ऐसा आप इसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो डी डब्ल्यू पे आपने अटेंशन देना है और अगले स्टेप में क्या है, डी डब्ल्यू पे काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेगा, ऐसे आप अपना चीज पे, मतलब अपने माइंड पे ये चीज याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में यानी कि सेकंड स्टेप से हम लोग किसके डिस्कशन करेंगे? वर्क डन पे बात करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, वर्क डन पे आपने क्या बात करनी है? देखिए, होता क्या है, जैसे हमने अभी भी बोला कि हम लोग क्या है, एक ओपन सिस्टम की बात नहीं कर रहे, सॉरी, हम एक क्लोज सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हम एक ओपन सिस्टम की बात करें, क्योंकि हमें पता है हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा क्या है, एक टाइप का ओपन सेल है, ओके। तो अब इस ओपन सेल में क्या है, हमने वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब ये ओपन सिस्टम के लिए, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, इस ओपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमें दो टाइप के वर्क डन जनरली देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला वर्क डन होता है वर्क डन बाय ए सिस्टम इन एक्सपेंशन, दूसरा वर्क डन होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ओके। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है, तो मैं आपको जस्ट इतनी चीज समझा रही हूँ। देखिए, आपको पता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक टाइप का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो कराता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराता है मतलब वो खुद से रिएक्शन करा रहा है। आप जो आप काम करा रहे हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, वो खुद कर रहा है, आप तो उसमें कोई एक्ट नहीं कर रहे, तभी तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, खुद से वर्क कर रहा है, आप उस पर वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। सिस्टम खुद से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम के लिए आपको पता है वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। आपका वर्क डन क्या है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। अब देखो, इस टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जहां पर स्पॉन्टेनियस वर्क हो रहा है, यानी कि वर्क डन बाय अ सिस्टम हो रहा है, सिस्टम क्या है, खुद से वर्क कर रहा है, तो वहां पर दो टाइप का वर्क देखेंगे। पहला वर्क मैंने बोला कि वर्क डन बाय अ सिस्टम इन एक्सपेंशन, ओके। अब वर्क डन बाय अ सिस्टम इन एक्सपेंशन का क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम बोल रहे हैं हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, ये एक टाइप का ओपन सिस्टम है। तो आपको पता है यहाँ पर को आपका अमाउंट क्या है, ये सिस्टम में क्या है, कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है ना। ये सिस्टम से आपके सराउंडिंग में आपकी एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है, मैटर भी ट्रांसफर हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो ये सिस्टम है इसका अमाउंट क्या घट भी सकता है, मतलब कंप्रेस भी हो सकता है, एक्सपेंड भी हो सकता है, बढ़ भी चढ़ सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है इसका, ठीक है। तो हमने क्या है यहाँ पर को कंप्रेशन के रिस्पेक्ट में, कम होने के रिस्पेक्ट में बात नहीं की है, एक्सपेंशन के रिस्पेक्ट में बात की है कि अगर इस ओपन सिस्टम में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, तो उस केस में हमारा कितना वर्क डन होगा। तो एक्सपेंशन के लिए हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो वर्क डन की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है गामा इंटू डीए। मतलब गामा मतलब क्या हुआ, आपका सरफेस टेंशन, समझ में आया? या फिर आप बोल सकते हैं इंटरफेशियल टेंशन। और डीए मतलब चेंज इन एरिया, एरिया में कितना चेंज हुआ, ओके। और एरिया में चेंज हुआ तो आपको सरफेस टेंशन यानी कि इंटरफेशियल टेंशन खुद ब खुद चेंज होगा। इंटरफेशियल टेंशन अभी बताया था, तो वो भी चेंज होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला वर्क डन का कुछ ऐसा निकालते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू गामा इंटू डीए, डीए मतलब चेंज इन एरिया, ओके। अब देखो ये चीज समझ में, एक्सपेंशन मतलब हमने बोला हमारा सिस्टम ओपन है, तो ये कंप्रेस भी हो सकता है, एक्सपेंड भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टम से क्या है, सराउंडिंग में कुछ भी चीज ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसफर भी हो सकती है, मतलब ट्रांसफर ही हो सकती है, बोल सकते हैं आ भी सकती है, जा भी सकती है। बट हम लोग क्या है, कंप्रेशन के रिस्पेक्ट में बात नहीं, एक्सपेंशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और एक्सपेंशन के रिस्पेक्ट में बात करने की वजह से हमारा जो डब्ल्यू का वैल्यू है वो क्या होगा, गामा यानी कि सरफेस टेंशन, या फिर आप बोल सकते हैं इंटरफेशियल टेंशन इंटू डी यानी कि चेंज इन एरिया, ओके। अगला, ये तो आपका एक वर्क डन का फॉर्मूला हो गया फॉर ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। और ये वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि आपका सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, आप सिस्टम पे वर्क नहीं कर रहे, तो उनकी एनर्जी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो खुद वर्क कर रहे हैं, तो वर्क डन की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है। ये तो आपको बेसिक्स पता है। अब हम दूसरा फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला जो वर्क डन का आता है वो आता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन से, ठीक है। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या हुआ, तो देखो हुआ ये कि अगर आप अपना ये सिस्टम देखेंगे, ये सिस्टम,
ठीक है। अब आपको पता है ये तो आपकी एक हाफ सेल है, इसके साथ एक दूसरी हाफ सेल भी होगी, तभी तो पूरा एक सिस्टम बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा। तो होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि यहाँ से क्या है, आप जैसे यहाँ से आप दूसरे सिस्टम को चार्ज किया, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेस में आ रहे थे, जैसे हम एग्जांपल देखे हमने प्रीवियस लेक्चर पे डिस्कस किए हुए थे कि आपके यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर मूव कर रहे थे, और करंट क्या है यहाँ की ओर मूव कर रहा था। अब क्या है, आप ये देख रहे हैं जो आपने दो हाफ सेल के बीच में कंडक्टिंग वायर लगाया है, जिसकी वजह से क्या, उस कंडक्टिंग वायर की वजह से चार्ज का कंसंट्रेशन भी बढ़ घट रहा है, क्योंकि कंडक्टिंग वायर लगा है। तो उसी वजह से यहाँ पे जो चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ घट रहा है, उस वजह से जो वर्क डन आया उसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन। समझ में आया? इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या है, क्योंकि हमारे पास दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, कंडक्टिंग वायर के थ्रू अटैच है, और हमें पता है जब यहाँ पर कोई स्पॉन्टेनियस वर्क डन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस वर्क हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज का भी ट्रांसफर हो रहा है, रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, चार्ज मिल रहा है। तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टाइम पे, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो वर्क डन हो रहा है उसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ओके, क्योंकि किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पर जो आपका वर्क डन है वो किसके इक्वल है, देखो ये इसके इक्वल है, ये जो वैल्यू है वो किसकी, ये है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये है आपकी चार्ज की वैल्यू। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो देखो पहले आप इस वैल्यू को समझो, डी क्यू एम, डी क्यू एम मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका वर्क डन है वो किसके इक्वल है, डी क्यू एम। डी क्यू एम मतलब आपके जो ये सॉल्यूशन है, हमने ऊपर बोला था ना ये डी क्यू एम मतलब ये क्यू एम, ये क्यू एम वही क्यू एम है, मतलब आपका जो यहाँ पर को सॉल्यूशन में जो चार्ज है उसकी वैल्यू को बोलते हैं क्यू एम। ओके, और हम लोग चेंज की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, डी क्यू एम। तो आप ये डी क्यू एम समझे, ये डी क्यू एम क्या है, ये चार्ज इन सॉल्यूशन, चार्ज इन सॉल्यूशन की बात कर रहा है, चार्ज को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, क्यू एम से, और चेंज की बात करें तो आगे हमने लगा दिया डी। ओके, अब ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू क्या है, ये है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसे आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा, और ये हो गया आपका फाई, डेल्टा फाई मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर एम एस क्या लिखा है, एम एस मतलब ये लिखा है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बीच में जनरेट हो रहा है, आपको पता है आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और ये आपकी इलेक्ट्रोड है, इनके इंटरफेस में ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ना, आपको जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं और आपके इलेक्ट्रोड में क्या है, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर हम लोग क्या है अपने ऑक्सीडेशन वाले साइड देख रहे हैं तो रिडक्शन साइड में इसका उल्टा होगा, आपकी रॉड में पॉजिटिव चार्ज, सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर को एक हाफ सेल की बात कर रही हूँ तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड में हमारा एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर को क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, उसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा फाई बोल रहे हैं। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ वो किसके बीच में हुआ, आपके मेटल और सॉल्यूशन के बीच में। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, एम और एस लगा देते हैं इनके ऊपर, यानी कि एम डेल्टा एस फाई। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन अ मेटल एंड सॉल्यूशन, मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, एम एस, यानी कि एम डेल्टा एस फाई। तो ये हमारी वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, इतनी चीज क्लियर आई। तो ये चीज आप अपने माइंड पे रख ही लीजिए कि आपने क्या करना है, अगले स्टेप में वर्क डन की बात करनी है। दो टाइप का वर्क डन, और वर्क डन की वैल्यू आपको नेगेटिव में ही लेनी है, क्योंकि आपका वर्क डन क्या है, सिस्टम खुद कर रहा है, क्योंकि सिस्टम क्या है, किस टाइप की स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराने वाला है। और दो टाइप का वर्क डन कौन कौन सा है, तो सिंपल सा आप ऐसे दो इक्वेशन बनाते हुए लिखिएगा कि एक वर्क डन है आपका वर्क डन बाय ये सिस्टम फॉर एक्सपेंशन, जब आपने एक्सपेंशन किया उस टाइम पे कितना वर्क डन हुआ, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, गामा इंटू डी के इक्वल है। ओके, और जो दूसरा वर्क डन है वो किसके वजह से हुआ, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होने की वजह से, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है, कंडक्टिंग वायर है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस ट्रांसफर की वजह से जो वर्क डन हुआ उसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आपके चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को। बट चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिंपल क्यू से रिप्रेजेंट नहीं करना, एम से रिप्रेजेंट करना है, क्यू एम से। और पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर वी से रिप्रेजेंट नहीं करना, किससे रिप्रेजेंट करना है, डेल्टा फाई से। ओके, और इनके ऊपर एम एस लिखा हुआ है, एम एस मतलब मेटल और सॉल्यूशन के बीच में जनरेट किए गए पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो ये वर्क डन की वैल्यू निकाली। अब आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन आपने यहाँ निकाली थी ना, इसी के आगे आपने ये दोनों इक्वेशन को भी पुट कर देना है। अब आप बोलेंगे ये पुट इक्वेशन जब आप पुट करेंगे तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो आपकी ये जो आएगा साइन आएगा वो ऐड कर देना है, मतलब पॉजिटिव कर देना नहीं, ऐड मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है ऐड तो हम करेंगे बट हमारा वर्क डन क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि हमारा सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, तो वहां पर एनर्जी भी कम हो जाएगी, रिड्यूस होने लगेगी, और हमारा क्या होगा, वर्क डन भी
भी नेगेटिव आने लगेगा। तो होगा क्या, हमने यहाँ पर को जो ये दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे वो माइनस के साइन से करेंगे। तो देखो हमारी जो मॉडिफाइड इक्वेशन होगी, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो हमारी इक्वेशन होगी DE यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू TDS माइनस PdV माइनस ये कहाँ से आया, ये हमारा है, किसकी बात कर रहा है, ये सिस्टम। देखो मैं दूसरी इंक लगा के एक बार रिवीजन लेते हुए चलते हैं। ओके, तो देखिए ये बात किसकी कर रहा था, ये बात थी हमारी जब हम लोग किसकी बात कर रहे थे, एक क्लोज सिस्टम की। ये वैल्यू कब आए, जब हम लोग एक ओपन सिस्टम को भी लेके आए। और ये वैल्यू हमने कहां से लेके आए, जब हम लोग ने दो टाइप के वर्क की बात की, एक तो वर्क डन बाय ए सिस्टम फॉर एक्सपेंशन, जब आपने एक्सपेंशन किया उस टाइम पे कितना वर्क डन हुआ। दूसरा जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आपने क्या है, किसकी बात की, जब आपने क्या है इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात की, तो उस टाइम पे हमारा ये वाला वैल्यू भी पुट हुआ यहाँ पे। इतनी चीज क्लियर आई। तो हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन कुछ ऐसी है, यहाँ पर हमने सिर्फ माइनस के साइन लगाए हैं, ये चीज ध्यान पे रखिएगा, पॉजिटिव मत कीजिएगा क्योंकि सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर आई। अब हमने क्या करना है, देखो अब यहाँ तक हमारा क्या सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप समझे, हमने यहाँ जस्ट वर्क डन निकालना, और वर्क डन की वैल्यू को आप ये वाली जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, आप इसे यहाँ पर लिख लीजिएगा कि आपने सेकंड स्टेप में वर्क डन का काम कर लिया। कितना ईजी था। अब थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, थर्ड स्टेप बहुत ज्यादा इजी है, आपने कुछ नहीं करना है। क्या करना है, देखो मैंने क्या किया, जैसे मैंने इसे इक्वेशन बोला, आप इसे ए भी बोल सकते हैं, बी भी बोल सकते हैं, माइंड पे डालने के लिए। तो मैंने इसे इक्वेशन बोला है कि हमारी जो मॉडिफाइड इक्वेशन आई फर्स्ट और सेकंड स्टेप को सॉल्व करके, वो इक्वेशन कैसी है, अब आप समझ गए, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बस इसमें ये जो हमारी इक्वेशन है ना, इस पर आप देखेंगे जो हमने ये हमारे जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं, जैसे हमारा E है, हमारा S है, हमारा V है, यहाँ पर आप देख सकते हैं NI तो हमारी कोई NI क्या रिप्रेजेंट करा था, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब नंबर ऑफ पार्टिकल तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो इसे छोड़िए, मतलब यहाँ वो क्वांटिटीज देखो, वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी देखो जिनके आगे D लगा है। D मतलब स्मॉल चेंज की बात हम कर रहे हैं, जैसे DE हो गया, DS हो गया, DV हो गया। ठीक है, अब DNI हो नहीं सकता, बट यहाँ देखो DA हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, DQ हो गया। ठीक है, अब इन क्वांटिटी में हमने क्या है, D की वैल्यू को यानी कि स्मॉल चेंज को हटाना है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, हमने यहाँ पर कोई स्मॉल चेंज को हटा दिया। अब हटा देंगे तो क्या होगा, आपने कुछ नहीं करना, इसी इक्वेशन को थोड़ा रिड्यूस करके यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखेंगे, बस यहाँ पर DD आप हटा दो, DE के बदले आपने लिख दिया E लिख दिया, TDS के बदले लिख दिया TS लिख दिया, PDV के बदले PV लिख दिया, और ये वाला आपका एज इट इज आएगा। बट यहाँ मतलब आर नहीं सॉरी, गामा DA के बदले आपने क्या लिख दिया, गामा ए लिख दिया। यहाँ पर ये तो आपका एज इट इज आएगा, बट DQM जो था उसके बदले आपने क्या लिख दिया, सिंपल QM लिख दिया। इतनी चीज क्लियर आई। तो आपने अपनी इक्वेशन को रिड्यूस फॉर्म में कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब ये रिड्यूस हमने कराया क्यों, रिड्यूस हमने इसलिए कराया कि हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर सके। तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं E का डिफ्रेंशिएशन करो तो आप इसे DE कहते हैं, अगर मैं इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना कहती तो आप थोड़ा आपके लिए थोड़ा टफ पड़ जाता, डबल डिफरेंशिएशन जैसा हो जाता। तो वो नहीं करना है, आपने सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले आप अपनी इक्वेशन में क्या करते हैं, डी की वैल्यू को हटाते हैं, यानी कि इसको थोड़ा रिड्यूस कराते हैं। रिड्यूस करके इक्वेशन कुछ ऐसी आई। अब आपने इसे अगेन क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, पहले इक्वेशन लिखी, इसे रिड्यूस किया, फिर आपने इसे डिफरेंशिएट किया। अब आपको डिफरेंशिएट करना तो पता है ना, थर्मोडायनेमिक्स हम कैसे डिफरेंशिएट करते थे, जब हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल्स होते थे। देखो होता क्या था, जैसे हमारे पास है ये टीएस। ठीक है, तो हम टीएस को कैसे डिफरेंशिएट करते थे, हम ऐसा करते थे कि एक बार पहली वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते थे, दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे, फिर हम लोग पहली वाली क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते थे, दूसरे को कांस्टेंट रखते थे। कैसे, जैसे टीडीएस होता था तो हम इसे क्या बोलते थे, पहले हमने टी को कांस्टेंट रखा, हम बोलते थे एस को हमने डिफरेंशिएट किया, टी कांस्टेंट है तो टी को टी लिखा, एस को डिफरेंशिएट किया तो डीएस कर दिया। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, एस को कांस्टेंट रखेंगे, टी को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि एस को कांस्टेंट रखा, टी को डिफरेंशिएट किया तो dt कर दिया, यानी कि टीएस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टीडीएस और एसडीटी। तो ऐसे ही आपने यहाँ पर सारी वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट कर देना। अब ये तो कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो रटने की जरूरत नहीं, इसे तो आप कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ई को डिफरेंशिएट करा, डीई कर दिया, टीएस को किया तो पहले टीडीएस फिर एसडीटी, फिर पीवी को किया तो पहले पीडीवी देन वीडीपी। ओके, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसके अंदर दो टाइप के वेरिएबल है, एक आपका न्यू आई यानी कि केमिकल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं आयत लेवल पे, उसके बाद डीएनआई यानी कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें, चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल। ओके, अब देखो ना डीएनआई में एक बार तो पहले से डिफरेंशिएशन, ये दो आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये तो समेशन है, ये तो कांस्टेंट ही हुआ। यहाँ पे दो वेरिएबल है, जैसे यहाँ टीएस था वैसे यहाँ न्यू आई और डीएनआई है। तो एनआई तो एक बार पहले से ही डिफरेंशिएट है, तो पहले तो आप इस इक्वेशन को एज इट इज रखेंगे, आपने यहाँ इसको कांस्टेंट लिया और इसे आपने डिफरेंशिएट किया। दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे,
यहाँ से डी को आप हटा देंगे और न्यू आई के आगे लगाएंगे। कैसे? देखो समेशन एन आई को आपने आगे लिया एज अ कांस्टेंट, उसके बाद न्यू आई को डिफरेंशिएट किया डी न्यू आई करके। इतना इजी है, समझ में आया? उसके बाद आपने यहाँ गामा ए को भी किया, क्या किया? गामा एज इट इज रहा, डी ए किया। उसके बाद आपने क्या किया? ए को कांस्टेंट रखा, गामा को डिफरेंशिएट किया डी गामा करके। ओके, अब इसमें भी क्या होगा? तो देखो यहाँ भी आपके पास दो वेरिएबल है, एक ये। तो पहले आप क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आपकी मर्जी, इसे करो इसे करो। तो पहले आपने एक को डिफरेंशिएट किया, जैसे पहले मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो इसे मैंने बोला डी क्यू एम और ये मेरा कांस्टेंट रहा। लेकिन बाद में मैंने क्या किया? इसको कांस्टेंट रखा, देखो क्यू एम को आगे रखा कांस्टेंट और इस वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया, यानी कि डी एम डेल्टा एस फाइव कर दिया। इतनी चीज क्लियर है? समझ में आया? तो ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल गया। कितना इजी था। अब आपने क्या करना है, ये तो समझ में आया ना डिफरेंशिएशन कैसे दिखला? तो ये हमारा बन गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है ना, अब आपने कुछ नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी इक्वेशन है और ये डिफरेंशिएशन है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे और अपनी डिफरेंशिएशन का लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल है, डी ई इज इक्वल टू डी। तो आपने क्या कर देना है? इन दोनों वैल्यू को इक्वल कर देना है। मतलब आप बोलेंगे कि इक्वेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन। आपकी जो इक्वेशन की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? डिफरेंशिएशन के इक्वल है। तो अब आपने क्या कर देना है? देखो इस इक्वेशन को इसके इक्वल रखना है, यानी कि यहां से डी हटाना है, यहां से डी हटाना है। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, राइट हैंड साइड ये हो गया। ठीक है, अब मैंने ये पूरी इक्वेशन यहाँ पर लिखी नहीं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर आप पेपर पे भी लिखते हैं तो हम इतनी बड़ी इक्वेशन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लेटर वगैरह हमारे छूट जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बस इतना लिखा है कि इक्वेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन। अब हम इसे यहीं पर को कट पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसे काटेंगे कैसे? तो देखो ये वेरिएबल इसके इक्वल है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसे इरेज कर दूं बीच से, क्योंकि इससे तो हमारा मतलब हो गया, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना, अब हम इसे लिख सकते हैं बाद में, तो इसकी वैसे अभी कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हमने इसे डिफरेंशिएट तो कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को इसके इक्वल कंसीडर कर रहे हैं। मैंने इसे इरेज किया, इस वैल्यू को इसके इक्वल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनको कट पीट कर सकते हैं। कैसे? टीडीएस से टीडीएस को चला दो, उसके बाद यहाँ माइनस पीडीवी है, माइनस पीडीवी से इसको हटा दो। यहाँ पर न्यू आई डी एन आई, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी एन आई है, तो आपने इससे इसको हटा दिया। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ ए है, तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए। और यहाँ पर क्या डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू एम, तो आपने डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू एम को हटा दिया। यानी कि आपके पास कौन कौन से वेरिएबल बचे? एक ये बचा, एक ये बचा और एक आपका ये बचा, मतलब सबके एक एक बचे। ठीक है, एक एक पार्टनर बचा, एक ये बचा, एक ये बचा। इतनी चीज क्लियर आई? बस आपने इनको यहाँ पर को पुट कर देना है। कितना इजी था। और एक चीज याद रखना, साइन चेंज मत करना। ठीक है, जैसे आपने अगर आपने टीडीएस देखा, आपका क्या था? टीएस था। ठीक है, आपने जब इनका डिफरेंशिएट किया तो आपने देखा कि टीएस के आगे कौन सा साइन था? पॉजिटिव। तो इसके जो दो डिफरेंशिएशन बने, कौन सा? टीडीएस और एसडीटी, तो ये दोनों के आगे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं पीवी देखूंगी तो पीवी के आगे मेरे नेगेटिव है। तो पीवी के जो दो डिफरेंशिएशन बना, पीडीवी और वीडीपी, इन दोनों की वैल्यू मैं किस में लूंगी? नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ दोनों वैल्यू मैंने नेगेटिव लिया, तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आपने किया, तो आपने देखो ये जो बच्ची कुची वैल्यूज थी आपके, बच्चे कुचे पार्टनर्स जो थे आपके, वो यहाँ आ गए। इतनी चीज क्लियर है? इतना समझे? अब आपने ये इक्वेशन लिख दी, कितना इजी था। थर्ड स्टेप चल रहा है। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को रिड्यूस करते जाना है। कैसे रिड्यूस करेंगे? तो आप इतना बोलना कि आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपको dt दिख रहा है। आपको पता है जब आप भी आपको क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में ये इक्वेशन मिलती है, तो आप क्या करते हैं, यही चीज तो बोलते हैं कि आपने क्या है, आपने ये बोला कि चेंज इन टेम्परेचर आपका 0 है और चेंज इन प्रेशर आपका 0 है। आप थर्मोडायनेमिक्स में भी यही करते हैं इक्वेशन को रिड्यूस कराने के लिए। तो देखो यहाँ भी आपने यही करना है, आपने बोलना है कि जो आपका dt है वो आपका 0 है। मतलब आप एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जहां पर आपका टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, और आप एक ऐसे सिस्टम की बात करें जहां पर प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर चेंज ही नहीं आ रहा तो चेंज की वैल्यू क्या होगी? 0। तो अगर हम dt के प्लेस में 0 और dv की प्लेस में 0 रख देंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी? ये 0, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 0, अगर ये 0 तो ये भी 0, तो ये दोनों वैल्यू भी हमारी कट गई। तो अब हमारी क्या बची? सिर्फ ये बची, ये 1 2 3, ये हमारी 3 वैल्यूज यहाँ पर बनी है, हमने उसे नीचे ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसे फिर से रिड्यूस कराना है। अब आप बोलेंगे रिड्यूस किस बेसिस पे कराएं, तो ये चीज माइंड पर रखना कि हमने इक्वेशन में क्या निकालना होता है। यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए? हमारा गामा चाहिए। गामा चाहिए मतलब हमारा इंटरफेशियल टेंशन चाहिए। तो हमने क्या है, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करना है वो इंटरफेशियल टेंशन के रिस्पेक्ट में करना है। यानी कि देखो हम यहाँ से क्या है,
यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 वैल्यू 1 2 3 बचे, इसमें हमारा क्या है गामा वाला पोर्शन ये है, तो इस वाले वेरिएबल को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगी, ठीक है। तो ये चीज माइंड पर रखना क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को निकालना है। तो अब आप क्योंकि देखो और तो वैल्यू कुछ मिलती जुलती नहीं है, ये वाली वैल्यू मिलती जुलती है कि आपकी राइट हैंड साइड ही है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए। तो आपने इस वैल्यू को उठाया, तो देखो रिड्यूस इक्वेशन ये है। तो देखो अब आपने क्या किया, अगर आपने इस वेरिएबल को यानी कि ईडी गामा को किया अपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में यानी कि इक्वल साइन के दूसरी साइड में भेजा, तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, ईडी गामा मिलेगा। बट यहाँ पर ईडी गामा के आगे नेगेटिव साइन था, वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव साइन में। तो देखो आपने कुछ चेंज नहीं किया, बस अपने इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कराया है, वो ऐसे कि आपने इस सिंबल को यहाँ भेज दिया, इस वेरिएबल को यहाँ भेज दिया। तो क्या हो गया, ईडी गामा किस में शिफ्ट हो गया, एडी गामा किस में शिफ्ट हो गया, पहले जो नेगेटिव में था अब वो पॉजिटिव एडी गामा में शिफ्ट हो गया। बाकी के वेरिएबल्स आपके एज इट इज है, इनमें कोई भी साइन चेंज भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या ये इक्वल साइन के पीछे थे, अभी भी पीछे है। इतनी चीज क्लियर आई। अब आप एक चीज आप यहाँ पर को गौर फरमाइए, आप यहाँ पर को देखिए आपको क्या मिल रहा है, एक चीज बताओ, अगर आप ना अपनी लिपमैन इक्वेशन पे ध्यान लगाइए, आपकी लिपमैन इक्वेशन कुछ ऐसी थी, यहाँ पर आप डी गामा लेते थे और नीचे लिखते थे डीवी इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस क्यू एम, ये थी आपकी इक्वेशन। अब आप देखो आपको यही इक्वेशन तो डिराइव करनी है, यहाँ पर आपको डी गामा तो चलो ठीक है, बट यहाँ पर ए का तो कोई यूज नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ए को हटाना है, ठीक है। अब आप यहाँ से ए को कैसे हटाएंगे, आपको ए हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पूरी इक्वेशन को क्या है, ए से डिवाइड करना होगा। अगर मैं यहाँ ए से डिवाइड कर दूं, ये इक्वेशन को भी ए से डिवाइड कर दूं और ये इक्वेशन को भी ए से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी ए से डिवाइड कर दूं, राइट हैंड साइड में भी ए से डिवाइड कर दूं, तो मेरा तो डी गामा आ जाएगा। तो ए से ए कैंसिल, मुझे डी गामा की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर चाहे ए ऐड हुआ बट मुझे यहाँ डी गामा की वैल्यू मिली। तो बस आपने ऐसा ही करना है, आपको यहाँ पर डी गामा के लिए यही इक्वेशन मिल जाएगी, बस आपने नीचे ए ऐड कर देना है। इतनी चीज क्लियर है, बस यही था आपका थर्ड स्टेप में, आपने यही काम करना है, ठीक है। तो देखो एक और चीज मैं आपको बोलूं यहाँ पे, पहले तो सॉरी, क्योंकि देखो ना यहाँ पे आपको मे भी थोड़ी चीजें घिचर पिचर लग रही होंगी, क्योंकि क्या है ये बोर्ड पे वगैरह पे लिखने पे क्या है इतना अच्छे से राइटिंग नहीं बन पाती और ना इतना क्लीन लिखा जाता है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी इतनी आदत नहीं है, तो मे भी हो जाएगी आने वाले टाइम पे, बट मैं आपको फिर भी समझा रही हूँ, ठीक है। तो देखो इतनी चीज क्लियर आई, आपने यहाँ डी गामा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप हमको यहीं पर फिनिश करेंगे, फोर्थ स्टेप हम नया स्टार्ट करेंगे। बट आपने वहां करना क्या है, एक चीज ध्यान दो, देखो आपने लिपमैन इक्वेशन देखी थी, डी गामा अपॉन डीवी इज इक्वल टू माइनस क्यू एम, ओके। अब देखो आपके डी गामा के आगे आपको क्या चाहिए, माइनस क्यू एम चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक ये वैल्यू देखने को मिल रही है, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ओके। ये क्यू एम तो आपका ठीक है, लेकिन ये वैल्यू एक्स्ट्रा है। देखो अगर मैं इसे प्रॉपर लिखूं, यहाँ पर मैं अगर इसे अच्छे से लिखूं तो ये कुछ ऐसा है ना, यहाँ पर ये कुछ ऐसा है, कौन सी इंक है, ये वाली इंक है। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर है डिफ्रेंशिएशन हमने किया है किसका, एम डेल्टा एस फाइव का हमने डिफ्रेंशिएशन किया है। इट मीन हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है, एक ये वैल्यू भी यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ए को तो हम यहाँ से जैसे तैसे हटा लेंगे, ठीक है। तो हमें वही वैल्यू मिलेगी, यानी कि डी गामा के आगे हमें ये चाहिए, यानी कि ये वैल्यू हमें चाहिए, बट ये दोनों वैल्यू हमारी एक्स्ट्रा आई है। तो अब हमने क्या है, अगले फोर्थ स्टेप में क्या है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ से हटाना है। तो हटाएंगे कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसको टारगेट करते हैं, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, मतलब इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, तो पहले आप ये बोल क्या रहा है वो समझो। ये क्या है, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में, माइनस में, ये चीज ध्यान रखना। आगे आपका समेशन, उसके बाद है आपका एन, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था ना, एन मतलब क्या है, एन है आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात यहाँ पर को की जा रही है। और जो मैं आगे आपको जब इसके लिए इक्वेशन, इसके लिए वैल्यू निकालना सिखाऊंगी, वहां पर को हम लोग एनआई की प्लेस पे क्या है, एनटीआई का यूज करेंगे, क्योंकि देखो एनआई मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और एनटीआई मतलब टी मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल है, एनआई बोलो एनटीआई बोलो सेम है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, डी न्यू आई, डी न्यू आई मतलब आपने जो न्यू आई लिया था ना, न्यू आई मतलब पोटेंशियल, सॉरी केमिकल पोटेंशियल की आप बात कर रहे थे, उसमें डी मतलब उसमें चेंज की बात आप कर रहे हैं, डी न्यू आई, ओके। और अपॉन में क्या है आपका ए, तो आप वेरिएबल समझ गए। अब हमने इसके लिए आपकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आप जस्ट ध्यान से सुनिए, मैं आपको डेफिनेटली क्लियर कराऊंगी, ठीक है। इतना हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप फोर्थ में, ठीक है। स्टेप फोर्थ में हमने क्या बात करनी, ये चीज अपने माइंड पर रखना। स्टेप फोर्थ पे हम बात करेंगे सरफेस एक्सिस की, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट पे बात की थी एनर्जी की, सेकंड में बात की थी वर्क डन की, और थर्ड में हमने क्या किया था, इक्वेशन और डिफरेंशिएशन इक्वेशन को इक्वल करके यहाँ तक हम लोग डी गामा की वैल्यू निकाल देते, ठीक है।
अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम फोर्थ स्टेप में बात करेंगे सरफेस एक्सिस की, ठीक है। अब आप बोलेंगे सरफेस एक्सिस क्या होता है, तो देखो सरफेस एक्सिस का अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसे आप कैपिटल गामा और नीचे क्या है, बेस में क्या है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है सरफेस एक्सिस, ओके। अब क्या होता है, जो सरफेस एक्सिस का अगर हम वैल्यू देखें क्या होती है, तो सरफेस एक्सिस आपको बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस। सरफेस एक्सिस मतलब सरफेस में कितने नंबर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, डिवाइड में आपका ए मतलब एरिया ऑफ अ सरफेस, आपकी सरफेस का कितना एरिया, यानी कि अपॉन में क्या है, एरिया की बात यहाँ पर को कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे पूछा गया सरफेस में कितने मॉलिक्यूल है, तो पहले आपको ये चीज निकालनी होगी ना, सरफेस में कितने मॉलिक्यूल है। तो देखो होता क्या है, पहले आप देखते हैं, अभी तक जो आप टर्म यूज कर रहे थे वो यूज कर रहे थे, जैसे मैंने बोला एनआई मतलब आप बोलते थे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। अब आप एनआई की प्लेस में कौन सा टर्म यूज करेंगे, एनटीआई मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर टी ऐड कर दिया, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल होते हैं, तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके दो टाइप के होते हैं, मतलब देखो आपके जो मॉलिक्यूल है, कहीं भी अगर आप किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देख रहे हैं, तो मॉलिक्यूल आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे, आइदर सरफेस पे आइदर बल्क में। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस में प्रेजेंट है उन मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एनएसआई, क्योंकि क्या होता है, एनआई मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सरफेस में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलेंगे, एनएसआई, यानी कि जो सरफेस में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी कि एस मतलब सरफेस, ओके। तो सरफेस में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे एनएसआई, ओके। और जो बल्क में प्रेजेंट है, यानी कि सॉल्यूशन, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वहां भी तो प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनबीआई, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बल्क, ओके। तो होगा क्या, जैसे आपने ये देखा है, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहाँ तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी नंबर ऑफ आयंस है, और आप यहाँ से इलेक्ट्रोड को इसमें डिप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जहां पर को कांटेक्ट में आ रहे हैं वो तो इंटरफेस हो गया, वो तो आपका सरफेस है, वहां पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो आपको कौन बताएगा, एनएसआई, ओके। और बल्क में ये इनसाइड द सॉल्यूशन कितने नंबर के पार्टिकल प्रेजेंट है वो आपको कौन बताएगा, एनबीआई, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बल्क, ओके। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एनटीआई, एनटीआई मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सिस्टम, ओके। सिस्टम में कितने नंबर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसे आप पहले एनआई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो, अब आपसे क्या बोला गया है, आप अगर यहाँ पर को इन तीनों के रिस्पेक्ट में सरफेस एक्सिस निकालना है, तो देखो हुआ क्या, कि अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा, एनटीआई इज इक्वल टू एनएसआई प्लस एनबीआई, कितना आसान है। अब देखो, अगर क्या हम इसे सरफेस एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखें, अगर मैं इन सब के नीचे क्या लगा दूं, ए लगा दूं, यानी कि सरफेस मतलब एनटीआई अपॉन ए, एनएसआई अपॉन ए, एनबीआई अपॉन ए, तो क्या होगा, तो देखो ये इक्वेशन मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ये बोल रहा है सरफेस एक्सिस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट सरफेस डिवाइडेड बाय ए, ओके। तो ये देखो, ये इक्वेशन आपको यही तो बता रही, एनएसआई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट सरफेस, और नीचे लगाया हमने ए, यानी कि ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, सरफेस एक्सिस है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्लेस पे क्या लगा सकते हैं, कैपिटल गामा अपॉन आई, मतलब कैपिटल गामा बेस में आई, ये लगा सकते हैं। तो देखो इस इक्वेशन को हमने रिड्यूस करके क्या लिख दिया, एनटी आई अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हुआ, आपका कैपिटल गामा बेस में आई प्लस आपका एनबीआई अपॉन ए, इतनी चीज क्लियर आई, यहां तक आप समझे, हुआ ना इतना। अब देखो, अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जैसे मैंने आपको ऊपर बोला कि आपका क्या है, एनटीआई इज इक्वल टू एनआई, ओके। तो अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है ना सबसे पहले, तो देखो ना, आपको ये चीज तो नीचे मिल गई, ये है आपका एनआई, और एनआई इज इक्वल टू क्या है, एनटीआई, ओके। और नीचे क्या है, देखो ये आपको क्या है, नीचे आपका बेस में क्या है, अगर आप इतने को देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, इसके बेस में ए मिल रहा, ठीक है, ये मिल रहा, ये आपको यहाँ मिला एन आई अपॉन ए, और ये किसके इक्वल है, आपका एन टी आई अपॉन ए। तो देखो यहाँ भी तो आपको एन टी आई अपॉन ए मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू तो मिल गई, एन आई अपॉन ए की वैल्यू, यानी कि एन टी आई अपॉन ए की वैल्यू तो ये पूरी मिल गई, बट हमने क्या है, एन टी आई की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इस पूरे की वैल्यू चाहिए, हम एन आई अपॉन ए की, समझ में आ रहा है, एन आई इज इक्वल टू एन टी आई, ठीक है। अब देखो, मैं आपको सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए इसे एन टी आई कर देती हूँ आपके माइंड पे आने के लिए, ये हो गया एन टी आई, ओके। तो देखो ना, ये एन टी आई अपॉन ए की वैल्यू तो हमें नीचे मिल गई, ठीक है, ये देख लो, एन टी आई अपॉन ए की वैल्यू हमें ये पूरी मिल गई, बट हमें एन टी आई से कुछ नहीं करना, हमें क्या चाहिए, इसके साथ दो वेरिएबल और यहाँ पर ऐड है, कौन कौन से, देखो थोड़ा सा यहाँ पर पीछे पीछे हो रहा है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। देखो दो वेरिएबल और है, कौन कौन से, एक है आपका डी न्यू आई, यानी कि कौन क्या,
चेंज इन केमिकल पोटेंशियल, और एक है आपका समीशन, ठीक है। तो अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पर को एनटीआई अपॉन ए के साथ ऐड हो जाएगी तो हमें ये पूरी वैल्यूएबल मिल जाएगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बोलेंगे कि हमें वो चाहिए जो हमने ऊपर देखा, हमें वो चाहिए। तो वो बनाने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय डी न्यू आई और मल्टीप्लाई बाय समेशन। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरी इक्वेशन को, ये जो पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को डी न्यू आई से मल्टीप्लाई करा देंगे और किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, समेशन से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या करेगी, हमने बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हम कैसे भी करें बट सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, देखो हमने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, हमने इसके आगे लगा दिया समेशन, समेशन लगा दिया और क्या लिखा, एनटीआई अपॉन ए इंटू में क्या लिख दिया, डी न्यू आई। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी आपने किया, इसके आगे लगा दिया समेशन और पीछे लगा दिया डी न्यू आई। इसके लिए भी यही किया, इसके आगे लगा दिया समेशन एन बी आई अपॉन ए और पीछे लगा दिया डी न्यू आई। अब देखो, अब आपको यहाँ पर को क्या देखने को मिला, अब आप यहाँ पे बोलेंगे ये जो आपका वेरिएबल है ये सेम आपकी कॉपी है जो आपने ऊपर देखा था, आप यहाँ पे देख लो ये, यानी कि समेशन एन टी आई न्यू डी न्यू आई अपॉन ए, और यहाँ भी आपका क्या है, समेशन एन टी आई डी न्यू आई अपॉन ए। तो आपको इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको मिल गई, ये जो है इसकी वैल्यू आपको यहाँ मिल गई, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब देखो ना, ये थोड़ी लेंथी नहीं लग रही, काफी बड़ी सी, इसको वहां पुट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप। तो अब आप क्या बोलेंगे, देखो कि यहाँ पे जो आपको ये इक्वेशन दिख रही है ना, ये इक्वेशन, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं, जब आपने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी पढ़ी थी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके, तो आपने वहां पर पढ़ा था ये जो इक्वेशन आती है ये आपकी गिव डोहिन इक्वेशन में आती है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0। तो आप यही काम करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को, मतलब इस इक्वेशन को नहीं, इस पूरे वेरिएबल को किसके इक्वल रख देंगे, 0। तो अब देखो आपको क्या मिला, आपकी जो रिड्यूस इक्वेशन बनी कुछ ऐसी मिली कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो अब आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर आपको इस इक्वेशन का वैल्यू क्या मिली, जो आपकी ऊपर वैल्यू थी उसकी वैल्यू क्या आई, ये आई। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो ना, अब आपको एक और चीज मिलेगी यहाँ पर को, हाँ अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इस वैल्यू को उठा के क्या कर दिया, ये वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर आप पुट करेंगे तो देखो मैंने आपको यहाँ पर पुट करी हुई वैल्यू वैल्यू दिखा रखी है, ये देखो आपकी इक्वेशन क्या बनी, आपको मिला डी गामा इज इक्वल टू, इसके प्लेस पर अब आप ये रखेंगे, यानी कि आपकी ये वैल्यू माइनस में थी ना पहले, तो अभी भी आप इसके आगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो आपने लिखा माइनस समेशन, आपका ये हो गया, मतलब ये होगा आपका कैपिटल गामा आई और ये हो गया डी न्यू आई, और पीछे की वैल्यू आपकी जो ऊपर की वैल्यूज थी, ये देखो ये वैल्यू डी क्यू क्या है आपका माइनस क्यू एम अपॉन ए, और आपका है डी एम डेल्टा एस फाइव। ओके, तो आपने यहाँ भी वही लिखी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डी क्यू के नीचे, सॉरी क्यू एम के नीचे हमारा क्या था, ए था, हमने ए को यहाँ से हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि देखो अब हमने यहाँ पर को मैंने लिखा हुआ है, हमने क्या कंसीडर किया है कि एरिया हमारा कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। जब हमारा एरिया 1 है, मतलब मीटर स्क्वायर छोड़िए, यूनिट अभी देखिए मत, अभी अगर आपने 1 बोला है, इट मीन अगर इसके नीचे मैं 1 लिखूं तो बात बराबर है। तो मैंने 1 ना लिख के क्या है, इक्वेशन को बस इतना छोड़ दिया। इतनी चीज समझ में आए। तो अब हमारी रिड्यूस इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, समझ में आया। तो हमने अपना एक एम तो पूरा कर लिया। पहला एम क्या था हमारा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी, ठीक है। अब हमने क्या इक्वेशन सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये भी मैं आपको सॉल्व कराना दिखाती हूँ, तो आगे बढ़िए, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा हैंग कर रहा है लैपटॉप। तो देखो यहाँ पे देखो, अब हम लोग स्टेप 5th पे पहुंचे, ठीक है, जिस पे हम आगे की इक्वेशन सॉल्व करें। तो बहुत इजी है, आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप जस्ट इतना बोलिएगा कि आपने क्या कंसीडर किया है कि आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो आपको पता है 2 हाफ सेल से बना है, और उन 2 हाफ सेल में एक आपका पोलराइज हाफ सेल है और दूसरा आपका नॉन पोलराइज हाफ सेल है, ठीक है। और आपका जो पोलराइज हाफ सेल है आप उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M1 मतलब मेटल 1, और ये आपका क्या है, सॉल्यूशन। और आपका जो नॉन पोलराइज है आप उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S मतलब सॉल्यूशन और मेटल 2। ओके, तो ये इनका खाली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, हमने ऊपर क्या बोला था, ये वैल्यू किसकी है, एक मिनट रुकिएगा, ये वैल्यू क्या है, ये आपको क्या बता रही है, पोटेंशियली तो बता रही है, जब हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ना वर्क डन के थ्रू। आप यहाँ पे देखिए, रिवीजन भी हो जाएगा। ये देखो जब हमने ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकाला था तो मैंने बोला ये तो आपका चेंज इन चार्ज है, चार्ज में कितना चेंज है, जब आपने क्या है कंडक्टिंग वायर लगाया तो चार्ज में चेंज आएगा, तो ये तो चेंज इन चार्ज है। बट ये क्या है, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, कब, जब आपका क्या है यहाँ पर को मेटल, देखो ये आपने क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, यहाँ आपका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर कोई इंटरफेस में क्या होगा, आपका मेटल और सॉल्यूशन है, इनके बीच में क्या है, कितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट है इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे हम कैसे निकाल रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा, और यहाँ पर लगाते हैं फाई।
और हम मेटल और सॉल्यूशन के बीच में निकाल रहे हैं, तो मेटल और सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम क्या करेंगे, आप नीचे देखिए, थोड़ा सा ये थोड़ा हैंग करने लग गया है। तो देखो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारी वैल्यू किसकी है, हमने क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और हमें पता है ये वैल्यू क्या बताती है आपको, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, डी एम डेल्टा, सॉरी एम डेल्टा एस, ये आपको क्या बताती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, आपने क्या करना है, ये वैल्यू लिखना, जो आप एम एस कह रहे थे ना, ये यहाँ पर आप एम एस कह रहे थे, अगर आपका पोलराइज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोड है तो आप इसे एम वन एस बोलेंगे, अगर आपका नॉन पोलराइज इलेक्ट्रोड है तो आप इसे क्या बोलेंगे, देखो डी एम आपका ये आपका M2 हो जाएगा, और आप इसे लिखेंगे डेल्टा, एस आपका वैसा ही है, और आपने लिखा फाई, यानी कि आपको समझ में आ रहा, हमने क्या है ये वैल्यू पुट किया है। एम और एस को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जब आप क्या है पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। तो आपका जो टोटल पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका डेल्टा फाई, ठीक है। और आपका एक इलेक्ट्रोड क्या है, पोलराइज्ड है, दूसरा नॉन पोलराइज्ड है, तो पोलराइज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम मेटल क्या लेंगे M1 और सॉल्यूशन क्या लेंगे S, और नॉन पोलराइज के केस में आपका सॉल्यूशन क्या होगा S, और मेटल क्या होगा M2। ओके, तो आपने ये लिखा। अब आप इन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू किसके निकालनी है, डिफरेंशिएट के फॉर्म में है ना, ये डी एम डेल्टा एस फाई है, तो हमारी ये इक्वेशन क्या है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। तो अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, हमें आंसर चाहिए तो हमने इसे डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, आंसर बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, इसके आगे डीवी लगा देंगे, इस पूरे के आगे डी लगा देंगे, और इस पूरे के आगे डी लगा देंगे, ठीक है। अब आप देखो यही इक्वेशन तो है हमारे ऊपर, हमारा क्या है एम, ये है आपका डी एम डेल्टा एस फाई, तो हमको यही तो मिला डी एम डेल्टा एस फाई। तो यहां पर को हमने क्या है, इसकी वैल्यू को निकालना है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेगी, अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हमने इक्वल साइन की यहां भेजा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा, ये आपका क्या था पॉजिटिव है, ये इक्वल साइन की यहां आएगा तो बन जाएगा नेगेटिव। तो आपने क्या किया, माइनस डी मतलब डिफरेंशिएशन एम डेल्टा एस फाई इज इक्वल टू माइनस डीवी, और ये आपका एज इट इज प्लस में रहेगा। तो अब आप देखो यहाँ जो आपकी ये वैल्यू है ना, ये भी तो आपकी माइनस में है, आप देखिए यहाँ देखिए, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये भी तो वैल्यू आपकी क्या है, ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी माइनस में, आगे इसका माइनस साइन है। तो आपने क्या कर देना है, इस वैल्यू के बदले, ये जो माइनस में जो वैल्यू है इसके बदले आपने क्या है, ये वैल्यू के बदले ये वैल्यू यहाँ पर को पूरी पुट कर देनी है। अब आपने क्या किया, बस ये वाली वैल्यू, तो इस वेरिएबल के लिए जो आपको वैल्यू मिली है माइनस जीवी प्लस डी एस डेल्टा एम फाई, इसकी वैल्यू को बस आपने यहाँ पर को पुट कर दिया है। ओके, तो अब आपको दिखेगा क्या, देखो थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर रहा है तो सो सॉरी। तो देखो आपको मिलेगा क्या, यहाँ आप देख रहे हैं आपकी वैल्यू क्या थी, क्यू एम, और क्यू एम किससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रही थी, देखो ये आपकी वैल्यू इसके साथ पूरे मल्टीप्लाई कर रही थी। तो आपने क्या है, आपको इस वैल्यू की दो इक्वेशन, मतलब इस वेरिएबल के लिए दो वैल्यूज मिली है, कौन कौन सी, एक है आपकी माइनस डीवी, उसके बाद है आपका डी एस डेल्टा एम वी। ओके, एक है आपकी माइनस डीवी, एक है आपका एस डेल्टा डी एस डेल्टा एम फाइव। ओके, तो ये लिए। तो अब आप क्या कराएंगे, देखिए यहाँ पर आप क्या कराएंगे, अपने QM को, जो आपका चार्ज है QM को है, इससे पहले आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये वैल्यू जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अब इसके लिए दो वैल्यू है तो ये दोनों वैल्यू भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई में होंगी। तो देखो जो हमारी इक्वेशन निकलती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो सो सॉरी कि बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है। तो देखो हमारी इक्वेशन क्या बनी, डी गामा बनी, डी गामा इज इक्वल टू माइनस समेशन, आपका ये हो गया कैपिटल गामा आई डी न्यू आई, ये तो हमने निकाल दिया। बट हमें क्या मिला, माइनस क्यू एम। ओके, ये क्यू एम है, इसके साथ मल्टीप्लाई में था ये, बट इसके लिए दो वैल्यू आई तो हम पहले इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे क्यू एम के साथ, तो क्यू एम डीवी, फिर इसको कराएंगे, लेकिन हमारा साइन क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्या लगाया, प्लस का साइन, तो हमने लगाया प्लस। फिर अगेन हमने क्यू, ये जो आपका क्यू एम है इसे किससे मल्टीप्लाई कराया, इससे, यानी कि डी एस डेल्टा एम फाइव से मल्टीप्लाई कराया। तो इतनी चीज क्लियर आई, यहां तक आप पहुंचे, कर लेंगे, यहां तक आसानी है, ज्यादा टफ नहीं है, आपने बस यहाँ पर को वैल्यू पहुंचा दी, ठीक है। अब आपको क्या मिला, आप आगे देखिए, देखो अब आप क्या बोलेंगे, फाइनली आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो आपको ये वैल्यू देखने को मिल रही है ना, एस डेल्टा एम फाइव, ये वैल्यू क्या है, आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल की बात कर रहा है फॉर अ नॉन पोलराइज हाफ सेल। नॉन पोलराइज की बात यहाँ पर को कर रहा है, क्योंकि आपने देखा है, ये देखो नॉन पोलराइज को हम कैसे दिखाते हैं, एस एम टू, और आपका यहाँ भी क्या है, पहले एस है फिर एम है, यानी कि हम क्या है नॉन पोलराइज हाफ सेल की बात कर रहे हैं। और नॉन पोलराइज हाफ सेल में ये जो वैल्यू होती है
किसके इक्वल होती है, इसका मैं पूरा डेरिवेशन आपको शो नहीं करा रही हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बोल रही हूँ कि ये जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, 1/z JF और डी न्यू जे। ओके, अब ये क्या है, जेड मतलब होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज का कितना ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ओके, और एफ आपका वही फैराडे कांस्टेंट, लास्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। डी न्यू आपका वही केमिकल पोटेंशियल में कितना चेंज है, ठीक है। तो आपने क्या है, इसके बदले ये वैल्यू को यहाँ पर को पुट करना है। तो अगर आप ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डी गामा। देखो वही चीज है, अब मैं आपको पूरा पूरा नहीं बोल रही, बस मैं क्या कह रही हूँ, आपने इसके प्लेस पे क्या है, ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। तो इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी रिड्यूस होगी और ये ही होगी आपकी फाइनल इक्वेशन। ओके, बट ये फाइनल इक्वेशन क्या है, ये हमारे ऐसे सिस्टम के लिए है जहां पर को क्या हो रहा होगा, कंपोजिशन चेंज हो रहा है। मतलब हमारा क्या है, एक ओपन सिस्टम की बात हम लोग कर रहे थे। आप यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या है, एक ओपन सिस्टम की बात करते हुए आ रहे थे आगे से, ऐसे सिस्टम की जहां पर कंपोजिशन आपका चेंज हो रहा है। बट अगर आप अपनी लिपमैन इक्वेशन को देखेंगे तो हमने यहाँ पर को क्या बोला है, हमें कांस्टेंट कंपोजिशन वाले सिस्टम के लिए इक्वेशन बनानी है, यानी कि ये वाली इक्वेशन हमारी है तो ठीक, बट ये हमारी ऐसे सिस्टम की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं जहां पर हमारा कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या है, अगर इस इक्वेशन को कांस्टेंट कंपोजिशन के लिए बनाना है तो अब हमने क्या करना होगा, देखो अगर हमारा मतलब ऐसा सिस्टम है जहां पर कंपोजिशन यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो रहे, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने पहले रिलेट करा है कि कंपोजिशन रिलेट करता है एनआई यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल से, और नंबर ऑफ पार्टिकल किससे रिलेट करता है, डी न्यू से। डी न्यू मतलब चेंज इन केमिकल पोटेंशियल। ओके, तो अगर कंपोजिशन ही चेंज नहीं हो रहा, सिस्टम आपका क्या है, ओपन टाइप का नहीं, मतलब ओपन टाइप का नहीं बोलना चाहिए हमें, हमने ऐसा बोलना चाहिए कि सिस्टम में क्या है, हमारा कंपोजिशन नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो रहे। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है डी न्यू भी चेंज नहीं होगा। तो आपने बस यहीं पर ये करना है कि आप यहाँ पर को डी न्यू देख रहे हैं, ये डी न्यू, ओके, और यहाँ पे भी डी न्यू देख रहे हैं ये। ओके, तो आपने क्या करना है, अगर डी न्यू हमारा चेंज नहीं हो रहा तो डी न्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा तो जीरो होगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो रख दूं और इसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो रख दूं तो मेरी इक्वेशन क्या बचेगी, मेरी इक्वेशन सिर्फ इतनी बचेगी। तो देखो फॉर ए कंपोजिशन, मतलब जहां पर कांस्टेंट कंपोजिशन है, कंपोजिशन फिक्स है, तो वहां पर हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, हम डी जे की वैल्यू यानी कि डी न्यू की वैल्यू, यहाँ पर हमने जे बोल रखा है, नीचे पावर में जे बोल, मतलब बेस में जे बोल रखा है, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, अगर हमने ये जीरो बोला, ये जीरो बोला, तो हमारी इक्वेशन डी गामा इज इक्वल टू माइनस क्यू एम डीवी हो गया। तो देखो डी गामा इज इक्वल टू माइनस क्यू एम डीवी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डीवी को उठा के यहां से इसका देंगे। अगर ये डीवी यहां चले गया तो देखो पहले ये डीवी आपका माइनस में था, अब किस में चले जाएगा, प्लस में। तो डी गामा अपॉन डीवी इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस क्यू एम। और यहाँ पर को हमारा क्या है, हम यहाँ पर बेस में लिख रहे हैं कि हमारा जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट कंपोजिशन है, वो बार बार चेंज नहीं हो रहा है। इतनी चीज क्लियर आई। तो यही इक्वेशन तो हमने डिराइव करानी थी, समझ में आया। तो देखिए पहले तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको होप समझ में आया होगा, बट ये लैपटॉप बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आजकल, तो मे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा ऊपर नीचे खिसकाते टाइम, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इतनी चीज समझ में आए तो मैं आपको एक रिवीजन देते हुए चलती हूँ। तो आप पहले जस्ट लिपमैन इक्वेशन को एक्सप्लेन कीजिएगा क्या है, और ये इक्वेशन को अपने माइंड पर रखिएगा, ये इक्वेशन हमने निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने क्या किया, डेरिवेशन स्टार्ट किया थर्मोडायनेमिक्स से, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, ये लिपमैन इक्वेशन क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेस का थर्मोडायनेमिक बता रहा है। तो हमने स्टार्ट भी किया थर्मोडायनेमिक के कॉन्सेप्ट से। तो हमने पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाई और वहां हमने टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाली। अब हमने क्या है, टोटल एनर्जी में डी क्यू और डी डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी थी। अब डी क्यू कहां से आया, सेकंड लॉ से आया, बट डी डब्ल्यू कहां से आया, हमने इसके लिए इक्वेशन नहीं दिखाई, बट ये आई हमारी थर्मोडायनेमिक्स से, जिसकी वैल्यू माइनस पीडीवी होती है। हमने वैल्यू पुट की और हमें टोटल एनर्जी मिली, बट ये टोटल एनर्जी जो मिली वो एक क्लोज सिस्टम के लिए मिली, और हमें टोटल एनर्जी क्लोज सिस्टम के लिए नहीं चाहिए, हमें किसके लिए चाहिए, ओपन सिस्टम के लिए। तो ओपन सिस्टम में मैंने क्या बोला, अगर आपका सिस्टम ओपन है तो वहां पर को क्या है, आपका कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं रह सकता, वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब क्योंकि ओपन सिस्टम में क्या है, एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर करते हैं। तो अगर मैटर ट्रांसफर कर रहा है, इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल भी वरी करेंगे, यानी कि एनआई मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल वरी कर रहे हैं, तो हम इसे डीएनआई बोल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को, अगर आपने ये जो पहली एनर्जी की इक्वेशन थी जो हमारी क्लोज सिस्टम की थी, अगर हम इसे ओपन सिस्टम के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ हमें कौन सा वेरिएबल और ऐड करना होगा, डजंट मीन कि हमने प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या है, यहाँ पर कौन से वेरिएबल को और ऐड करना है, एक तो डी न्यू आई हो गया, और हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ पार्टिकल किससे रिलेट करते हैं, हमारे केमिकल पोटेंशियल से, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल हमें क्या बताता है,
टोटल एनर्जी पर मोल ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपके सॉल्यूशन में कितने मोल हैं, पार्टिकल हैं, ओके। तो होगा क्या, अगर पार्टिकल वरी करे तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी वरी करेगी, एनर्जी वरी करेगी तो केमिकल पोटेंशियल वरी करेगा। तो हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पर एक और आ गई, एक है हमारी न्यू आई, एक है हमारी डीएनआई। तो हमने अगर इस एनर्जी की टर्म में, अगर इस एनर्जी टर्म को क्लोज सिस्टम से ओपन सिस्टम में बनाना है तो ये दोनों वेरिएबल को भी हमने यहाँ पर ऐड करना होगा। तो जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाती है। ये समझ में आया? तो ये हमारा पहला स्टेप था। फिर हम पहुंचे सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप पे हम किसकी बात करते हैं, वर्क डन की। तो आपको याद रखना है सेकंड स्टेप में वर्क डन की बात की, और वर्क डन हमको पता है वर्क डन हमारा सिस्टम खुद कर रहा है, हम नहीं करा रहे। वर्क डन बाय कौन करा रहा है, सिस्टम करा रहा है, ठीक है। तो वर्क डन डन बाय ये सिस्टम ऐसा हो रहा है ना। तो वर्क डन अगर क्या हो रहा है, सिस्टम खुद करा रहा है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और इस नेगेटिव वैल्यू को निकालने के लिए हम दो फॉर्मूले, मतलब दो टाइप के फॉर्मूले यहाँ पर, दो टाइप के वर्क डन को ऑब्जर्व करते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है वर्क डन बाय ये सिस्टम इन एक्सपेंशन, जब हमारा क्या है, हमारा सिस्टम क्या ओपन टाइप का, तो वहां पर कंप्रेशन भी हो सकता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है, बट हम बात एक्सपेंशन की कर रहे हैं। तो अगर हमारे सिस्टम में एक्सपेंशन हो रहा है उस टाइम पर जो वर्क डन होगा वो इसके इक्वल होगा। और हमारे सिस्टम में क्या, एक इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी हो रहा है, मैंने आपको बताया था। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, ये चीज बताई थी। यहां से आपने वर्क डन की वैल्यू निकाली और आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को अगेन इस एनर्जी के आगे पुट कर दिया। बट हमने वैल्यू कैसे पुट की, नेगेटिव में, क्योंकि वर्क डन क्या है, बाय द सिस्टम हो रहा है, इट मींस नेगेटिव हो रहा है, ओके, कम हो रहा है, ठीक है। इतना हुआ, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, थर्ड इक्वेशन स्टेप में हमने ये काम किया कि जो हमें इक्वेशन मिली उसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा और रिड्यूस कराया। कैसे? हमने यहाँ पर डी को हटा दिया, यानी कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, हमने डी की वैल्यू को हटाया और हमारी एक इक्वेशन निकाली। फिर हमने उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, फिर डिफरेंशिएट वाली इक्वेशन को जो हमारी इक्वेशन निकली हुई थी उसके इक्वल रखा, और कटने वाली चीजों को काटा, तो हमें फाइनली एक छोटी सी इक्वेशन ऐसे मिली, ठीक है। अब हमने यहाँ पर को थोड़ा और रिड्यूस करना चाहा, तो हमने बोला कि यहाँ पर हमारा प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये दोनों वैल्यूज गई, ये बची। अब हमने क्या करना था, यहाँ से हमें गामा चाहिए, क्योंकि हमारी लिप्टन इक्वेशन गामा के रिस्पेक्ट में बात कर रही है, डी गामा। डी गामा को आगे लाने के लिए मैंने इसको आगे लाया, बाकी वेरिएबल्स यही, पर डी गामा के साथ हमारा ए भी प्रेजेंट था, तो ए को हटाने के लिए मैंने सबके नीचे ए से डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से हमारा क्या, यहाँ से सिर्फ हमें डी गामा मिला। तो डी गामा मिला तो हमारी कुछ इक्वेशन ऐसी है। अब हमने डी गामा में देखा कि हमारी इक्वेशन, चलो ये वाला पोर्शन तो ठीक है, बट ये एक्स्ट्रा पोर्शन हमको हटाना था। तो हमने हटाने के लिए क्या किया, एक बार इसे सॉल्व किया, एक बार इसे सॉल्व किया। तो इसे सॉल्व करना आया, कैसे हमने सॉल्व किया, एक बार सरफेस एक्सिस का फॉर्मूला लगाया, एक बार हमने पोटेंशियल डिफरेंस में दो टाइप के इलेक्ट्रोड के लिए, दो टाइप के हाफ सेल के लिए, एक पोलराइज एक नॉन पोलराइज, तो दोनों के लिए फॉर्मूलेज अलग अलग होते हैं। तो टोटल पोटेंशियल निकाला, वहां से हमें वैल्यूज मिली, उस वैल्यू को हमने आगे पुट कर दिया, बस इतने में काम खत्म हुआ। हमने क्या किया, यहाँ पर आपकी वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है इसके लिए, मतलब इसके लिए, ये आपका जो है एस डेल्टा m5, इसके लिए हमारी एक दूसरी इक्वेशन होती है, दूसरी वैल्यू होती है, हमने उसे पुट किया, बस उसके बाद हमारी आंसर निकल गया। बट हमने आंसर कैसे सिस्टम के लिए चाहिए, हमको पता है हमारी लिपमैन इक्वेशन क्या है, एक कांस्टेंट कंपोजिशन वाले सिस्टम की बात करती है। तो यहाँ तो हमारा ओपन सिस्टम है, यहाँ तो कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं है। तो अगर हमको इसे कांस्टेंट कंपोजिशन के लिए बनाना है, तो हमें पता है किसी भी कांस्टेंट कंपोजिशन में नंबर ऑफ पार्टिकल वरी नहीं करते, नंबर ऑफ पार्टिकल वरी नहीं करेंगे तो एनर्जी वरी नहीं करेगी, अगर एनर्जी वरी नहीं करेगी तो हमारा केमिकल पोटेंशियल भी वरी नहीं करेगा। और केमिकल पोटेंशियल अगर वरी नहीं कर रहा है तो हमने क्या है, मतलब डी न्यू वरी नहीं कर रहा है, ये तो वो केमिकल पोटेंशियल मतलब न्यू, और ये वरी नहीं कर रहा है मतलब डी न्यू, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो हमने ये इक्वेशन को जीरो बना देना है, इस इक्वेशन को जीरो बना देना है, तो बची हुई हमारी सिर्फ ये, देखो ये भी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये भी जीरो बचा, सिर्फ ये। तो इस इक्वेशन को हमने क्या किया, यहाँ पुट किया। तो याद रखिएगा ये हमारी पूरी नेगेटिव में है, तो अगर ये नेगेटिव में है तो यहाँ जाके पॉजिटिव, तो हमारी फाइनल इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कांस्टेंट कंपोजिशन लिखना, और यही तो है आपकी लिपमैन इक्वेशन, ओके। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।